हेलो गाइस, ये हमारा थर्ड लेक्चर है जो हम क्वेश्चन के पैटर्न को डिस्कस कर रहे हैं और 5 क्वेश्चन एवरी लेक्चर में 5 क्वेश्चन को डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, और 5 क्वेश्चन को कैसे उनको टैकल करना है ये मेंस पर्सपेक्टिव से है। तो मेंस के क्वेश्चंस जो हैं और मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2025 से लेकर 2013 तक डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, एवरी GS1, GS2, GS3 और GS4 इंक्लूडिंग एसए पेपर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन किस बेसिस पर होंगे, सब्जेक्ट वाइज बेसिस पर, और सब्जेक्ट में ईच एंड एवरी टॉपिक को हम कवर करेंगे इसमें। ठीक है, जो भी अगर प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं उसको, जो भी टॉपिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में नहीं मिलेंगे वो हम अलग से सेपरेट वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, तो बिना देरी किए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और हाँ, इसके लिए क्या है कि जो मैं ये रिसोर्स रेफ़र कर रहा हूँ ये केवल और केवल मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से है, और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हम आगे जो मार्च या फिर लास्ट जनवरी के लास्ट में वहाँ से डिस्कशन करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो प्रीलिम्स के भी बहुत सारे पॉइंट्स हम बना सकते हैं इस मेंस के क्वेश्चन आंसर से। ठीक है, तो बिना देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम जो है 1 से लेकर 10 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्रीवियस में जाइए, 2 लेक्चर मैंने अपलोड कर दी है जिसमें कि 10 क्वेश्चन आप उसका पैटर्न समझ जाएंगे कैसे क्वेश्चन को हैंडल करना है। ठीक है, तो देखो आज क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 11 to 15। ठीक है, तो 11 to 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला 11 क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसके क्वेश्चन एक एक देख लेते हैं कैसे इसमें है, फिर उसमें मॉडल आंसर में अपने चलते हैं। ठीक है, तो कह रहा है डिस्कस द मेन कंट्रीब्यूशंस ऑफ गुप्ता पीरियड एंड चोला पीरियड टू इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर। तो डायरेक्टिव वर्ड क्या है, डिस्कस। अब डिस्कस करना है गुप्ता पीरियड और चोला पीरियड के कंटेक्स्ट को, किसके कंटेक्स्ट में, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर। ठीक है, इनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा उनको डिस्कशन करना है आंसर में। ओके, ठीक है। 12th क्वेश्चन क्या है, हाउ विल यू एक्सप्लेन दैट मेडिवल इंडियन टेम्पल स्कल्पचर्स रिप्रेजेंट द सोशल लाइफ ऑफ दोज डेज। तो उस समय जो मेडिवल इंडियन टेम्पल स्कल्पचर्स थे वो रिप्रेजेंट क्या करते हैं, सोशल लाइफ ऑफ दोज डेज, उस समय के सोशल लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं। उन्हें क्या करना है, डायरेक्टिव वर्ड दिया है एक्सप्लेन, तो कैसे उन्हें एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, 13 क्वेश्चन है, इवेल्युएट द नेचर ऑफ द भक्ति लिटरेचर एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू इंडियन कल्चर। देखो भक्ति मूवमेंट भी आ गया। ठीक है, तो भक्ति मूवमेंट यहाँ सारा डिस्कस करेंगे इसी लेक्चर में। ओके, नेक्स्ट है द रॉक कट आर्किटेक्चर रिप्रेजेंट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ आवर नॉलेज ऑफ अर्ली इंडियन आर्ट एंड हिस्ट्री। तो रॉक कट आर्किटेक्चर, रॉक कट का यहाँ पर मेंशन हुआ है जो कि दोनों प्रीलिम्स और मेंस में दोनों बार पूछे जा चुके हैं। तो ये रिप्रेजेंट करता है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ आवर नॉलेज ऑफ अर्ली इंडियन आर्ट एंड हिस्ट्री डिस्कस, डायरेक्टिव वर्ड दिया है डिस्कस। ठीक है, 15th क्वेश्चन है द पाला पीरियड इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फेज इन द हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया। तो बुद्धिज्म का जो रिवाइवल अगेन, जो मतलब एक क्लाइमेक्स मतलब डिक्लाइन हो चुका था, उसे पाला पीरियड ने फिर से उसे रिवाइव कर दिया। तो इसे इनोमरेट करना है, क्या सिग्निफिकेंट था पाला पीरियड का। ठीक है, तो ये लिखना है। चलो अपने अब मॉडर्न आंसर में चलते हैं कि इन्हें कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 11th क्वेश्चन है और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द मेन कंट्रीब्यूशंस ऑफ गुप्ता पीरियड एंड चोला पीरियड टू इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर। वैसे तो हम चोला पीरियड के आर्ट एंड आर्किटेक्चर को डिस्कस कर चुके हैं, इसके सोशल सिस्टम को कैसे रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, आज के सोसाइटी के लिए कैसे वो इम्पैक्ट डालता है, और ये रिमार्केबल है जो मतलब एक लिविंग जो उनकी लिगेसी है आज भी वो जिंदा रहेगी और आगे चल के वो भी उसे हिस्ट्री मतलब बताती रहेगी। ठीक है, तो चोला पीरियड के हम टाइम पीरियड को डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन हमें कंपैरिजन करना है किसके साथ, गुप्ता पीरियड के साथ। तो मेन कंट्रीब्यूशंस दोनों का यहाँ पर कंपेयर करके देखना है। ठीक है, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर डिस्कस करना है। तो देखो यहाँ पर इंट्रोडक्शन में आप क्या लिख सकते हो, गुप्ता एंड चोला पीरियड्स रिप्रेजेंट 2 glorious epochs in Indian history. The Guptas 4th to 6th century CE marked the classical age of Indian culture,
while the Cholas 9th to 13th century CE heralded the imperial age of South India. Both dynasties made enduring contributions to India's art, architecture, literature, administration and cultural identity. तो देखो गुप्ता पीरियड के बारे में तो आपने बहुत पढ़ा होगा, ठीक है। लेकिन ये चोलास कौन थे? चोलास दो टाइप के थे। एक पहले थे अर्ली चोला, ठीक है। अर्ली चोला जैसे आपने देखा होगा जो आदित्य करिकालन, आदित्य, परंतक, मधुरंतक ये थे, ठीक है। उसके बाद आते हैं इंपीरियल चोलास। अब इंपीरियल चोलास क्यों इन्हें कहते हैं? क्योंकि ये एक्सपेंशनरी थे। जैसे कि उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर्स थे वो थे कौन? राजराज चोला, राजराज चोला। और दूसरा कौन था? राजराज चोला सन राजेंद्र चोला, राजेंद्र चोल, ठीक है, और राजेंद्र फर्स्ट। तो ये दोनों काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे जो इन्होंने अपनी हिस्ट्री को, अपनी लिगेसी को पूरे साउथ ईस्ट एशिया और मालदीव्स और श्रीलंका में भी पहुंचाया था, ठीक है। और एक तरीके से इन्हें कह सकते हैं रिवाइवल ऑफ हिंदुइज्म इन साउथ ईस्ट एशिया एज वेल एज मालदीव्स एंड श्रीलंका, ठीक है। और ये एक्सपेंशनिस्ट थे, अपने जो एम्पायर था वो काफ़ी ज़्यादा मतलब इन्फ्लुएंस किया था, काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड किया था। इनकी नेवी काफ़ी स्ट्रांग थी। यहाँ पर देखो मेंशन नहीं करना है, यहाँ पर जितना नीड है उसी को मेंशन करना है। जैसे अब आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में बात कर रहा है तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर, लिटरेचर, एडमिनिस्ट्रेशन और कल्चरल आइडेंटिटी, केवल और केवल इनको डिस्कस करना है। हमें इंट्रोडक्शन में केवल और केवल ये मेंशन कर देना है, ठीक है, उनके टाइम पीरियड को और उन्हें क्या कहते हैं। जैसे क्लासिकल एज इन्हें बोला जाता है। क्लासिकल एज क्यों बोला जाता है? एक तो गोल्डन एज भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर जो है आर्ट एंड कल्चर का काफ़ी ज़्यादा एवोल्यूशन हुआ, ठीक है, इसीलिए गोल्डन एज बोला गया। यहाँ पर ट्रेड भी फ्लरिश हुआ और सोसाइटी के कंटेक्स्ट में देखें तो यहाँ पर सोशल जो सिस्टम था वो एक तरीके से वर्ण पर डिवाइड था। यहाँ अनटचेबल की कंडीशन इम्प्रूव नहीं हुई थी, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मतलब एक तरीके से कह सकते। वुमेन की कंडीशन देखो, वुमेन की कंडीशन भी थोड़ी सी मतलब ग्रो हुई, ज़्यादा वैसे नहीं ग्रो हो पाई, ठीक है। तो ये देख सकते हैं। लेकिन इसके कंटेक्स्ट में केवल और केवल यहाँ पर क्या डिस्कस करेंगे? आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से। तो अब बॉडी में क्या लिखेंगे? बॉडी में किसका रिफ्लेक्शन होना चाहिए? इंट्रोडक्शन का। तो कंट्रीब्यूशन क्या है गुप्ता पीरियड के? तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में पहले लिखेंगे कि गुप्ता पीरियड द टेम्पल आर्किटेक्चर इवॉल्व फ्रॉम रॉक कट टू स्ट्रक्चरल टेम्पल। रॉक कट अगर उसकी बात करें तो जैसे अजंता केव है, ठीक है, अजंता केव है, या फिर मौर्य पीरियड के टाइम पीरियड के बारे में बात करें, या फिर आपने जो हम क्वेश्चन अर्ली डिस्कस कर चुके हैं पल्लवा पीरियड के बारे में, ठीक है। तो रॉक कट आर्किटेक्चर वहाँ पर भी देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के लिए अगर इस पीरियड की बात करें तो दशावतार टेम्पल, देवगढ़ विष्णु टेम्पल, तिगावा एंड पार्वती टेम्पल, नाचना कुठार, ठीक है। तो ये टेम्पल्स हैं, इन टेम्पल्स को याद रखना क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ नागर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, इन्हीं के टाइम पीरियड में नागर स्टाइल आर्किटेक्चर और द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर वो अर्ली आर्किटेक्चर थी, लेकिन नागर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर ये डिस्कस मतलब ये इसका डेवलपमेंट हुआ गुप्ता पीरियड के समय। नेक्स्ट है स्कल्पचर। स्कल्पचर के बारे में देखें तो एलिगेंट आइडियलाइज्ड ह्यूमन फॉर्म, जैसे बुद्धा इमेज ऑफ सारनाथ एंड स्टैंडिंग विष्णु ऑफ मथुरा सो स्पिरिचुअल एक्सप्रेशन एंड एस्थेटिक ग्रेस। अब यहाँ पर इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें स्कल्पचर में क्या देना है, जो बुद्ध की इमेज हैं सारनाथ में मिली हैं उनके जो एक तरीके से नैरेटिव फॉर्म में यहाँ पर शो किया गया है, ठीक है। और रियलिस्टिक फॉर्म में जैसे विष्णु ऑफ मथुरा वहाँ पर एक रियलिस्टिक स्पिरिचुअल फॉर्म में उन्हें शो किया गया है, ठीक है। पेंटिंग की बात करें तो अजंता मुराल पेंटिंग अजंता में मिलती है। रिज्ड आर्टिस्टिक परफेक्शन, नेचुरलिज्म, एक्सप्रेसिव फेसेस एंड डेडिकेट ब्रश वर्क, ठीक है, डेलिकेट ब्रश वर्क, ये यहाँ पर पेंटिंग इसको मतलब गुप्ता पीरियड में इवॉल्व हुई, ठीक है, कंट्रीब्यूट किया इन्होंने। लिटरेचर एंड लैंग्वेज के बारे में बात करें तो संस्कृत लिटरेचर, देखो लिटरेचर तो इनके उसमें जैसे कहते हैं गोल्डन एज इसीलिए कहा गया क्योंकि इसमें जो है साइंस का इन्वेंशन भी बहुत हुआ
और लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, बहुत सारे यहाँ पर टेम्पल आर्किटेक्चर यहीं से इवॉल्व हुआ, ठीक है। टेम्पल यहीं से बनना स्टार्ट हुए थे। जैसे कालिदास के जो प्लेज हैं या फिर ड्रामाज हैं, जैसे अभिजाना शकुंतलम, मेघदूतम, ठीक है, भास और शूद्रका और विशाख दत्त के भी, जैसे कामंदका के कमंदक किया, ठीक है, शूद्रा, विशाख दत्त, ये सारे जो हैं स्कॉलर इन्हीं के टाइम पीरियड में हुए थे, गुप्ताज के पीरियड में, ठीक है। पुराणाज, स्मृतिस एंड धर्मशास्त्राज कोडिफाइड रिलीजियस एंड सोशल लाइफ। पुराण जो 18 पुराणाज हैं, कहते हैं कि इसी टाइम पीरियड में हुए। स्मृति, जो स्मृति और श्रुति, श्रुति तो बहुत पहले हुई, स्मृति भी इसी टाइम पीरियड में काफ़ी ज़्यादा एवोल्यूशन हुआ। धर्मशास्त्रों का भी यहाँ पर एवोल्यूशन देखने को मिलता है। आर्यभट्ट जैसे साइंटिस्ट, अब मैथमेटिशियन, जैसे आर्यभट्ट, वरामिहिर, ठीक है। आर्यभट्टिया में इन्होंने जो एस्ट्रोनॉमी या इन्वेंशन ऑफ जीरो का इन्वेंशन हुआ, वो आर्यभट्टिया में ही मिलता है, ठीक है। वरामिहिर की बात करें तो वरामिहिर मैथमेटिक्स या एस्ट्रोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा माहिर थे। कालिदास की बात करें तो आपने देखा होगा कालिदास ने 2 चीज़ें लिखी, एक तो प्लेज हैं इनके, ठीक है, और इनके ड्रामाज हैं, ठीक है। तो इनको सिंबलाइज करते हैं गुप्ता पीरियड के टाइम पीरियड में। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो साइंस के बैकग्राउंड में, अगर साइंस की बात करें तो एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में आर्यभट्ट हैं, वारामिहिर, ठीक है, सुश्रुत संहिता, चरक संहिता, इन जैसे प्लास्टिक सर्जरी है और मेडिसिन के फील्ड में इन्होंने वर्क किया। रिलीजियन एंड फिलॉसफी, अब रिलीजियन में देखें तो हिंदुइज्म फ्लरिश हुआ गुप्ता पीरियड में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से। अब मोर ऑर्गेनाइज्ड फेथ विद वैष्णविज्म एंड शैविज्म, देखो जब दुर्गा पूजा की बात करते हैं तो उसका जो हिस्ट्री है वो यहीं से मिलता है, ठीक है। बुद्धिज्म एंड जैनिज्म को एग्जिस्ट विद रॉयल पैट्रोनेज, रॉयल पैट्रोनेज से अटैच तो थे, लेकिन उस समय के कंपेयर में अगर अर्ली पीरियड की बात करें तो अर्ली पीरियड में जैसे कुषाण पीरियड था और सातवाहन पीरियड था, तो इनके समय बुद्धिज्म और जैनिज्म, स्पेशली खास तौर से बुद्धिज्म की बात करें तो बुद्धिज्म बहुत ज़्यादा फ्लरिश था, लेकिन धीरे धीरे करके डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। और उसी को अभी जब डिस्कस करेंगे पाला पीरियड की, डिक्लाइन होना जब स्टार्ट हो, डिक्लाइन ऑलमोस्ट डिक्लाइन ही हो गया था, लेकिन पाला पीरियड ने फिर से उसे इवॉल्व कर दिया। फिर उन्होंने मतलब 2 से 3 सेक्ट भी मतलब इवॉल्व हुए, ठीक है। ग्रोथ ऑफ भक्ति एलिमेंट्स एंड आइकन वर्शिप, देखो जब हम डिस्कस कर चुके हैं अलवर्स एंड नैनार्स, तो धीरे धीरे करके भक्ति मूवमेंट यहाँ पर भी एक तरीके से अपनी जड़ को मजबूत कर लिया, ठीक है। एजुकेशन एंड लर्निंग, इंस्टीट्यूशंस लाइक नालंदा एंड विक्रमशिला अट्रैक्टेड स्कॉलर्स फ्रॉम अक्रॉस एशिया, ठीक है। तो ये 2 यूनिवर्सिटी हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। प्रमोटेड लिबरल इंटेलेक्चुअल एटमॉस्फेयर एंड सिंथेसिस ऑफ नॉलेज, ठीक है। तो नॉलेज भी यहाँ मतलब इवॉल्व होने को देखने को मिलता है। कंट्रीब्यूशंस ऑफ चोला पीरियड, अब चोला से कंट्रीब्यूशन तो बहुत देखने को मिलते हैं, जैसे आर्ट एंड आर्किटेक्चर के फील्ड में द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर रीच्ड इट्स जेनिथ, तो द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर सबसे जो मोस्ट रिमार्केबल टेम्पल आर्किटेक्चर हुआ वो इन्हीं के समय हुए, जैसे बृहदेश्वरा टेम्पल, ठीक है, और दशासुरम में एक टेम्पल है कांचीपुरम जैसे कहते हैं, और बृहदेश्वरा टेम्पल, गंगाईकोंडा चोलापुरम जो एक सिटी है, तो वो कौन डेवलप किया, राजेंद्र चोल ने, राजेंद्र फर्स्ट ने, ठीक है। बृहदेश्वरा टेम्पल तंजावुर में, गंगाईकोंडा चोलापुरम एंड ऐरावतेश्वरा टेम्पल दशासुरम में, ठीक है। ये राजराज सेकेंड ने इसे बिल्ड किया था, ऐरावतेश्वरा टेम्पल को। बृहदेश्वरा टेम्पल को कौन बिल्ड किया था, राजराज फर्स्ट। गंगाईकोंडा चोलापुरम को राजेंद्र चोला ने। ऐसे मतलब इसके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो इन्हें आपको मैच कराना होता है कि ये टेम्पल्स जो हैं किसके किसके टाइम पीरियड में बने हैं, कौन कौन बनवाया था, इनके पैट्रोनाइज्ड कौन थे, ठीक है। तो ऐसे प्रीलिम्स में एग्जाम्पल बन जाते हैं, इसलिए जो है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये इंपॉर्टेंट यहीं पर बन जाते हैं। तो प्रीलिम्स में ज़्यादा रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे करके इन्हीं में पॉइंट्स को डाल के उन्हें याद किया जा सकता है। जैसे टेम्पल अगर देखें तो वहाँ पर विमान भी मिलते हैं। गोपुरम्स आपने पढ़ा होगा। मंडपास बिकेम डिफाइनिंग फीचर्स, मंडप क्या होते हैं, जो बीच में टेम्पल के बीच में होते हैं और
सोशल गैदरिंग, एक तरीके से डिवोटी गैदरिंग होती है और वहाँ पर लोग बैठते हैं, वेट करते हैं कि टेम्पल में अंदर जाने के लिए, जहाँ पर मेन आइडल रखी होती है दर्शन करने के लिए, वर्शिप करने के लिए। ठीक है। ब्रोंज स्कल्पचर की बात करें तो एक्सेप्शनल क्राफ्ट्समैनशिप, जैसे आपने देखा होगा नटराज की मूर्ति, नटराज ऑफ चिदम्बरम एपिटोमाइज्ड कॉस्मिक रिदम एंड स्पिरिचुअल सिंबलिज्म। ठीक है, कॉस्मिक रिदम ऑफ किसका है, लॉर्ड शिवा का। ठीक है, तो ये देखने को मिलता है। लिटरेचर एंड लैंग्वेज, फ्लरिशिंग ऑफ तमिल लिटरेचर अंडर रॉयल पैट्रोनेज। ओके, वर्क्स लाइक कंबा रामायण, ठीक है, बाई कंबन ने कंबा रामायण लिखा था। पेरियापुरम बाई सेक्कीझार। तो ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, प्रीलिम्स के पॉइंट्स हैं, इन्हें याद कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कंबा रामायण कंबन ने लिखी, पुराणम ये सेक्कीझार ने लिखी, तो ये पॉइंट्स याद कर सकते हो। डेवलपमेंट ऑफ संस्कृत एंड तमिल हाइब्रिड इंस्क्रिप्शंस इनरिच्ड लिंग्विस्टिक हेरिटेज। ठीक है, रिलीजन एंड फिलॉसफी, देखो ये क्रोनोलॉजिकल बेस पर यहाँ पर वही पॉइंट्स लिख रहे हैं जो क्रोनोलॉजी बेस हैं, जैसे आर्ट एंड आर्किटेक्चर, रिलीजियस एंड फिलॉसफी, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोसाइटी, कैसे क्या उनको उनमें डेवलप हुई। तो रिलीजन एंड फिलॉसफी की बात करें तो प्रमोशन ऑफ सैविज्म एंड वैष्णविज्म अलॉन्ग विद भक्ति मूवमेंट, जैसे अलवर एंड नायनार्स, तो यहीं से स्टार्ट हुए थे। कंस्ट्रक्शन ऑफ मैसिव टेम्पल्स एज सेंटर्स ऑफ स्पिरिचुअल, इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोसाइटी की बात करें तो वेल ऑर्गेनाइज्ड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। देखो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जैसे वहाँ पर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है चोला पीरियड में देखने को मिलता है, तो वो कौन से इंस्क्रिप्शन में देखने को मिलता है, तो कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आपको याद है तो। एफिशिएंट रेवेन्यू एंड नेवल एडमिनिस्ट्रेशन, जो नेवी थी चोलाज की वो काफ़ी रिमार्केबल थी। ठीक है, जैसे कहा जाता है कि जो इंडिया में है, इंडिया में अनटिल जब फॉरेन इन्वेडर्स आए, यूरोपियंस आए, तभी देखने को मिलता है कि नेवी वहाँ से स्ट्रांग हुई। लेकिन हमें ये देखने को मिलता है कि जो नेवल एडमिनिस्ट्रेशन था, नेवी थी किसके पास थी, चोलाज के पास। इसलिए वहाँ पर जब बे ऑफ बंगाल से वो क्रॉस करते थे, कहाँ पर, साउथ ईस्ट एशिया में, तो इसे जो है एक तालाब मानते थे। बे ऑफ बंगाल को क्या मानते थे, वो एक पॉन्ड मानते थे, पॉन्ड ऑफ चोलाज। ठीक है, बे ऑफ बंगाल को मानते थे, वो क्रॉस करते थे उसे, तब उनको एक नेवी की ज़रूरत थी, तो नेवी डेवलप किया उन्होंने। ठीक है, हॉलमार्क्स ऑफ गुड गवर्नेंस, ओवरसीज इन्फ्लुएंस, चोला नेवल एक्सपेडिशंस टू श्रीलंका, मालदीव्स एंड साउथ ईस्ट एशिया spread Indian culture, religion and art abroad, facilitated Indo-Southeast Asian cultural synthesis visible in Angkor Wat and Borobudur। अंकोर वाट जैसे कंबोडिया में, बोरोबुदुर ये टेम्पल बिल्टअप किया है कौन, चोलाज ने। कंक्लूजन में सिंपल कंक्लूजन दे सकते हो, जैसे गुप्ता पीरियड सिम्बलाइज्ड कल्चरल रिफाइनमेंट, इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट्स एंड एस्थेटिक एक्सीलेंस, while the Chola period represented imperial expansion, artistic grandeur and administrative sophistication। तो गुप्त पीरियड जो थे कल्चरल रिफाइनमेंट किया, उनके समय कल्चरल जो पीरियड था, जैसे टेम्पल का आर्किटेक्चर, टेम्पल डिज़ाइन, वहीं से एक्सीलेंस मतलब मिला टेम्पल्स आर्किटेक्चर को। और चोला पीरियड में इन्होंने रिमार्केबल एक आर्ट एंड आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल शो ऑफ किया था। ठीक है, जो और टुगेदर दे सेव्ड द कंपोजिट हेरिटेज ऑफ इंडिया, लिविंग अ लिगेसी दैट कंटिन्यूज टू डिफाइन द इसेंस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। तो आज भी देखने को मिलता है कि जो बड़े बड़े टेम्पल हैं, बड़े बड़े आर्किटेक्चर हैं, वो एंशिएंट पीरियड के ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो उनसे आज भी हमें नॉलेज मिलती है। देखो अगर कंपैरिजन वैसे फ्लो चार्ट में, जैसे यहाँ पर इतना बड़ा चीज़ यहाँ लिख दे, बट आपको शॉर्ट में 10 मार्कर क्वेश्चन, जैसे ये 10 मार्कर क्वेश्चन था, तो आपको सिंपली इनको कंपैरिजन करना था। ठीक है, कंपेयर का मतलब ये है कि आप 2 कॉलम बना लीजिए, एक में गुप्ता पीरियड और एक में चोला पीरियड, इन दोनों को डिफाइन कर देना। ठीक है, वही आपकी बॉडी हो जाएगी और सिंपली आप जो है कंक्लूजन कर देना है। ओके, जैसे यहाँ पर ये लिखा है, इनका कंपैरिजन है कि किसके पीरियड में क्या इवॉल्व हुए, क्या डेवलपमेंट हुई। तो आर्किटेक्चर में नागर स्टाइल टेम्पल थी और चोलाज में द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर,
लिटरेचर की बात करें तो संस्कृत क्लासिकल वर्क्स, और इसमें तमिल डिवोशनल एपिक्स। स्कल्पचर की बात करें तो ग्रेसफुल एंड स्पिरिचुअल, यहाँ डायनेमिक एंड रियलिस्टिक था। ठीक है, रिलीजन मतलब यहाँ पर क्या था, यहाँ पर एक ब्यूटी थी, लेकिन यहाँ पर डायनेमिक और रियलिस्टिक, रियल फॉर्म ऑफ जैसे टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल मिलता है। तो रिलीजन हिंदू सिंथेसिस एंड भक्ति बिगिनिंग्स। साउथ इंडिया में देखिए तो भक्ति मूवमेंट अपेक्स, जैसे अपेक्स पर था अलवर्स एंड नयनार्स, यहाँ स्टार्ट किए रामानुजाचार्य, वहाँ जैसे कि विशिष्ट द्वैता के फिलोसफर थे। ठीक है, उन्होंने वहाँ से स्टार्ट किया। ग्लोबल इन्फ्लुएंस की बात करें तो जो नागर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है वो नॉर्थ इंडिया में ही सिमट के रह गई, बट साउथ ईस्ट एशिया में कौन फ्लरिश किया, द्रविडियन आर्किटेक्चर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ विल यू एक्सप्लेन दैट मिडीवल इंडियन टेम्पल स्कल्पचर्स रिप्रेजेंट द सोशल लाइफ ऑफ दोज डेज। तो इसे एक्सप्लेन करना कि मेडिवल इंडियन टेम्पल स्कल्पचर्स रिप्रेजेंट करते हैं सोशल लाइफ को उस समय के, मेडिवल टाइम पीरियड के, तो उन्हें कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो सिंपल सा इसका इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं कि मेडिवल इंडियन टेम्पल्स वर नॉट मेयरली सेंटर्स ऑफ वर्शिप बट आल्सो रिफ्लेक्शंस ऑफ द सोशियो कल्चरल इथोस ऑफ their time. The sculptures adorning temple walls serve as visual chronicles that capture the religious beliefs, occupations, festivals, dress patterns, gender roles and daily life of medieval Indian society. तो medieval Indian society जो थी उसी के बेस पर देखते हैं कि स्कल्पचर भी वैसे बनाए जाते थे। ठीक है, कि उनकी फेस्टिवल कैसे मनाते हैं, उनका ड्रेस पैटर्न क्या है, सोसाइटी में जो उनका गारमेंट चलता था वही स्कल्पचर में भी रिफ्लेक्ट होता था। ठीक है, उनका ऑक्यूपेशन क्या था, रिलीजियस बिलीफ क्या था। जैसे आपने देखा होगा कि मुगल पीरियड में नेचुरल जो ब्यूटी थी, जैसे नेचुरल चीज़ों का भी, जैसे जहांगीर, ठीक है, मुगल एम्परर जहांगीर ने नेचर पर ज़्यादा फोकस किया था पेंटिंग में अपने। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्ट करता है मेडिवल इंडियन टेम्पल स्कल्पचर को। और ये अगर सीधा ये क्वेश्चन भी ना आता तो आप सीधे इस पॉइंट को आप यूज कर सकते हैं कि मेडिवल इंडियन टेम्पल स्कल्पचर जो हैं वो साथ साथ किसके चलते हैं, सोसाइटी के चलते हैं। सोसाइटी में जैसे जैसे उनका एवोल्यूशन हो रहा है वैसे वैसे टेम्पल स्कल्पचर का भी एवोल्यूशन होता है। ठीक है, तो सिंपल सा डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। बॉडी पार्ट में देखें तो इसका पहला पॉइंट लिखेंगे टेम्पल्स एज मिरर्स ऑफ सोसाइटी। ठीक है, तो रिफ्लेक्ट करता है सोसाइटी को, जैसे सोसाइटी होगी वैसे टेम्पल बनाए जाएंगे। टेम्पल्स वर बिल्ट थ्रू कम्युनिटी एफर्ट एंड रॉयल पैट्रोनेज, हेंस देयर आर्ट नेचुरली रिफ्लेक्टेड द कलेक्टिव कॉन्शियसनेस एंड लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल। स्कल्पटर्स डिपिक्टेड नॉट ओनली डिवाइन फॉर्म्स बट ऑल्सो ह्यूमन इमोशंस एंड सोशल सीन्स। जैसे वहाँ देखा जाता था वैसे स्कल्पचर को डिजाइन कर दिया जाता था। ठीक है, डिपिक्शन ऑफ ऑक्यूपेशंस एंड डेली लाइफ, देखो यहाँ पर लिखा है टेम्पल्स एज मिरर्स ऑफ सोसाइटी। ठीक है, नेक्स्ट है ऑक्यूपेशन और डेली लाइफ बेस पर टेम्पल बनाए जाते थे, स्कल्पचर बनाए जाते थे। स्कल्पचर्स एट खजुराहो, ठीक है, ये एग्जाम्पल लाइव एग्जाम्पल है कि खजुराहो का जो कहते हैं टेम्पल ऐसे क्यों, वहाँ पर इरोटिक स्टाइल ऑफ जो स्कल्पचर्स हैं क्यों बनाए जाते हैं। ठीक है, तो सोसाइटी को देखते हुए कि सोसाइटी ऐसे है तो ऐसे है। ठीक है, कोणार्क, होयसलेश्वरा, हालीबीड एंड चेन्नकेशवा बेलूर, पोर्ट्रे फार्मर्स, डांसर्स, म्यूजिशियंस, वॉरियर्स एंड आर्टिजन्स रिफ्लेक्टिंग अ डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी। ठीक है, सीन्स ऑफ हंटिंग, प्रोसेशंस एंड फेस्टिवल्स इंडिकेट रॉयल एंड पब्लिक रिक्रिएशन, कि जैसे मान लो कि जैसे गारमेंट जो पहनते हैं, क्लॉथ्स पहनते हैं, ठीक है, जैसे प्रिंस या फिर अगर सुल्तान उस समय मेडिवल पीरियड के समय, या फिर टेम्पल की बात करें तो जैसे हिंदू स्टाइल ऑफ ड्रेस होते हैं उसी को रिफ्लेक्ट कर दिए जाते थे उनके स्कल्पचर्स के, जो उनके भी एक तरीके से गारमेंट्स में, उनके भी क्लॉथ्स में। मार्केट सीन्स एंड क्राफ्ट्स शो द वाइब्रेंसी ऑफ अर्बन लाइफ एंड ट्रेड एक्टिविटीज़। बहुत सारे आप स्कल्पचर देखेंगे जो मुगल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है उनमें देखेंगे कि मार्केट सिस्टम भी देखने को मिलता है, उनमें पेंटिंग जो होती है। ठीक है, और उनके स्कल्पचर जो भी उनकी मूर्तियां हैं उनमें भी देखने को मिलती हैं कि वो एज ए जैसे मार्केट सिस्टम वहाँ पर हो जहाँ पर मूर्ति बनी है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एंड सोशल रोल्स, अब
वुमेन और सोशल रोल्स का जो रिप्रेजेंटेशन था वो क्या था, देखते हैं। वुमेन आर पोर्ट्रेड इन वेरियस फॉर्म्स एज गॉडेसेस, अटेंडेंट्स, dancers and household figures, revealing their active participation in cultural and religious life। आप फॉर एग्जांपल देखें तो देखो मोहम्मद ऑफ गजनी को छोड़ के मोहम्मद घुरी ने गॉडेस लक्ष्मी की जब उसने क्या करवाया, कॉइन बनवाया, तो एक तरफ गॉडेस लक्ष्मी की भी उसने क्या करवाया, एक पोर्ट्रेट किया, ठीक है, एक तरफ, और एक तरफ सुल्तान। तो देखा जाए तो जो गॉडेस हैं वुमेन को एक तरीके से गॉडेस की तरह उन्हें रिफ्लेक्ट करते हैं उनके आइडोलेट्री या फिर स्कल्प्चर्स में। अटेंडेंस उनकी होती है, डांसर्स को भी मेंशन किया जाता था। द एम्फेसाइज ऑन ब्यूटी एंड ग्रेस सिम्बलाइजेज द सोसाइटल आइडियल्स ऑफ फेमिनिटी एंड प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। तो इनकी फेमिनिटी और प्रॉस्पेरिटी को देखा जाता है, वो सिम्बलाइज करता है उनकी ब्यूटी को, ठीक है। रिलीजियस एंड कल्चरल सिंक्रेटिज्म की बात करें तो कल्चरल सिंक्रेटिज्म क्या था, रिलीजियस सिंक्रेटिज्म क्या था, कैसे होता है। टेम्पल्स डिपिक्ट नॉट ओनली गॉड्स एंड गॉडेसेस बट आल्सो फोक डिटीज, सेलेस्टियल बींग्स एंड लोकल ट्रेडिशंस हाईलाइटिंग रिलीजियस इंक्लूसिविटी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मेंशन देखने को मिलती हैं। सिंपली आप इस चीज़ को डिफाइन कर सकते हैं। स्कल्पचर्स आल्सो रिप्रेजेंट माइथोलॉजिकल नैरेटिव्स दैट एजुकेटेड द मासेस एंड रीइंफोर्स्ड मोरल एंड एथिकल वैल्यूज़। तो ये हम यहाँ पूरी बिल्कुल सिंपल वे में लिख सकते हैं। अब सोशल पॉलिटिकल इंडिकेटर्स के बारे में देखें तो टेम्पल्स कमीशन बाय रूलर्स डिस्प्ले सीन्स ऑफ रॉयल कोर्ट लाइफ, कोरोनेशंस एंड मिलिट्री एक्सप्लॉइट्स एम्फसाइजिंग किंगशिप एंड स्टेट आइडियोलॉजी। देखो यहाँ पर कोई भी आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है, केवल किंग का क्या काम होता था, किंग कैसे करता था, वो आप इसमें रिफ्लेक्ट करके लिख सकते हैं कि मेडिवल इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर के जो स्कल्पचर्स थे उनमें क्या रिफ्लेक्ट होता, कैसे मतलब उनको पोर्ट्रेट किया जाता है मेडिवल टाइम पीरियड के सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इन सब चीज़ों को सिंपल वे में लिख सकते हो। द ग्रैंड्यूर ऑफ टेम्पल आर्ट रिफ्लेक्ट्स इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड द पैट्रोनेज ऑफ आर्ट बाय रूलिंग एलिट। तो जो भी रूलर्स थे वो उनको रिफ्लेक्ट कर दिया जाता था उनके स्कल्पचर्स में, ठीक है। कंक्लूजन में है दस medieval टेम्पल स्कल्पचर वर नॉट मेयर रिलीजियस आर्ट, दे सर्व एज स्टोन क्रॉनिकल्स of society, illustrating every aspect of human existence from spirituality to sensuality, from royal grandeur to common life. They remain invaluable sources for reconstructing the social, cultural and economic history of medieval India। तो ये रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी टू सेंसुअलिटी, जैसे आप खजुराहो टेम्पल में देखते हैं। फ्रॉम रॉयल ग्रैंडियर टू कॉमन लाइफ, जैसे आपने बहुत सारे टेम्पल में एक तरीके से नॉर्थ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर में देखते होंगे, ऐसी चीज़ें रिफ्लेक्ट होके आती हैं। यहाँ पर अगर देखें तो कुछ एग्जांपल्स हैं और उनके कंटेक्स्ट उनके एस्पेक्ट क्या क्या हैं, जैसे इकोनॉमिक लाइफ है, इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हो, ठीक है, बॉडी पार्ट में कि स्कल्पचर्स ऑफ ट्रेडर्स एंड आर्टिजन्स जैसे बेलूर हॉलीवुड में है, ठीक है। फ्लरिशिंग क्राफ्ट एंड ट्रेड रिफ्लेक्ट करता है। कल्चरल लाइफ, डांसर्स एंड म्यूजिशियंस जैसे कोणार्क और खजुराहो में देखने को मिलता है। तो लव फॉर आर्ट एंड परफॉर्मेंस, तो यहाँ पर लोग जो है आर्ट और परफॉर्मेंस के लिए प्यार करते थे, ठीक है, इसलिए ऐसी चीज़ों को बनाते थे। वुमेन्स स्टेटस, जैसे ग्रेसफुल फीमेल फिगर्स, एक सुंदर नारी की पिक्चर वहाँ पर बना देते थे, ठीक है, कि जितनी भी उनको डेकोरेशन में अच्छी लगे वो उतनी अच्छी डेकोरेशन कर देते थे। सोशल रेस्पेक्ट एंड एस्थेटिक आइडल, एक तरीके से वुमेन के प्रति मतलब एक तरीके से रेस्पेक्ट रिप्रेजेंट करते थे, उस मतलब रिफ्लेक्ट होता था उस आइडल्स में, उस मूर्ति में, ठीक है। रिलीजन की बात करें तो मल्टीपल डिटीज एंड फोक मोटिव्स, सिंक्रेटिक रिलीजियस कल्चर, जैसे आज की बात करें तो जैसे सेकुलरिज्म उसे बोला जाता है, सेकुलर कैरेक्टर होते थे स्कल्पचर्स में। 13th क्वेश्चन है इवेल्युएट द नेचर ऑफ द भक्ति लिटरेचर एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू इंडियन कल्चर। तो भक्ति लिटरेचर का नेचर कैसा है, नेचर को इवेल्युएट करना है और उसका कंट्रीब्यूशन क्या है इंडियन कल्चर में, जो आज के पर्सपेक्टिव से देखें
तो भक्ति लिटरेचर, अब भक्ति मूवमेंट जहाँ से स्टार्ट हुआ वहाँ से, जैसे अलवर्स एंड नायनार्स फ्रॉम साउथ इंडिया से स्टार्ट हुआ, देन वी कम टू अबाउट नॉर्थ इंडिया, सच एज वेरियस स्कॉलर्स, वेरियस भक्ति मूवमेंट स्कॉलर्स लाइक कबीर, रामानंद, तुकाराम, नामदेव, ऐसे मीराबाई, ये सारे जो है नॉर्थ इंडियन ये थे, नॉट फिलोसफर बट दे आर भक्ति मूवमेंट, जो उन्हें कहते हैं स्पिरिचुअल सेंट्स। ठीक है, जिसमें दो टाइप के होते थे, एक तो है निर्गुण भक्ति, निर्गुण, ठीक है, निर्गुण, और एक है सगुण। निर्गुण का क्या मतलब है? निर्गुण का मतलब ये है कि ईश्वर तो है, गॉड इज एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड बट नॉट इन ह्यूमन फॉर्म। ठीक है, वो ह्यूमन फॉर्म में गॉड को बिलीव नहीं करते। सगुण में क्या है, जैसे अब इसमें देखिए निर्गुण में, जैसे कबीर, ठीक है, कबीर ने कभी ये नहीं माना कि भगवान है, भगवान ह्यूमन फॉर्म में नहीं है, भगवान एक है वो लिखिए फॉर्मलेस गॉड है। ठीक है, सगुण में क्या है, सगुण में कहते हैं कि भगवान एक ह्यूमन फॉर्म में है। जैसे सूरदास ने माना है कि श्री कृष्ण और राम ये ह्यूमन फॉर्म में है, तो ये सगुण भक्ति के एग्जाम्पल हैं। तो इसमें सिंपल इंट्रोडक्शन दे सकते हो कि भक्ति मूवमेंट कब से कब तक इवॉल्व हो, कब से कब तक डेवलप हुआ, कब से किसके किसके बीच में हुआ। ठीक है, तो भक्ति मूवमेंट 7 to 17th सेंचुरी, जब हम गुप्ता पीरियड की बात करते हैं तो वहाँ से लेके 17th सेंचुरी तक, लेकिन जो एक्चुअल में हुआ वो अलवर्स एंड नायनार्स कहाँ से इवॉल्व हुआ, कहाँ से डेवलप हुए, वो हुए साउथ इंडिया से। ठीक है, तो भक्ति मूवमेंट वाज अ मेजर स्पिरिचुअल एंड कल्चरल फोर्स in medieval India. Its literature, composed in regional languages by saint poets, emphasized devotion, bhakti over ritualism and caste hierarchy. This corpus of poetry and prose became a vehicle of social reform, emotional expression and linguistic evolution, shaping Indian culture profoundly. तो ये सिंपल सा आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हो और अपने लैंग्वेज में भी इसे लिख सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं कि नेचर कैसा है भक्ति लिटरेचर का। तो लैंग्वेज एंड एक्सेसिबिलिटी, रिटन इन वर्नाकुलर लैंग्वेजेस, अपने अपने लैंग्वेज में लिखें। जैसे नॉर्थ इंडियन में तो हिंदी और कोई संस्कृत, कोई किसी भाषा में लिख रहा है। ठीक है, साउथ इंडिया में तेलुगु, मलयालम, तमिल और कन्नड़ा, ये सारी भाषाओं में लिख रहा है। तमिल, कन्नड़ा, मराठी, हिंदी, बंगाली, तेलुगु एक्सेट्रा, मेकिंग रिलीजियन एक्सेसिबल टू द कॉमन पीपल। ठीक है, कि कॉमन पीपल बहुत जनरली तरीके से अंडरस्टैंड कर सके। रिजेक्टेड द एक्सक्लूसिविटी ऑफ संस्कृत टेक्स्ट, संस्कृत टेक्स्ट जो थी वो बहुत हार्ड थी, लोगों को सही मतलब समझ में नहीं आती थी, इसलिए जो भक्ति पीरियड था उसमें संस्कृत को रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है, कि संस्कृत जो है वो किसी की समझ में नहीं आती, इसलिए संस्कृत का रिमूव करो और अपनी भाषा में लिखो, ताकि एक सोशल जो नीचे तबके के लोग हैं वो भी समझ पाएँ। ठीक है, लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। थीम्स एंड फिलॉसफी की बात करें तो सेंटर्ड ऑन पर्सनल डिवोशन टू अ चूजन डीटी, जैसे ईष्ट देव, अपना कोई एक ईष्ट देव बनाओ। जैसे पॉलीथिज्म यहाँ पर कंसेप्ट देखने को नहीं मिलता। भक्ति मूवमेंट इसलिए इवॉल्व हुआ क्योंकि पॉलीथिज्म बहुत हो गया था, बहुत ज़्यादा सोशल एविल्स प्रैक्टिस होने लगी थी। इसके अगेंस्ट यहाँ पर ईष्ट देव को मानने लगे लोग। ठीक है, कि हमारे केवल एक ईष्ट देव हैं, हम उन्हें मानेंगे। हम राम, कृष्ण, दुर्गा, काली, ये जैसे हिंदुइज्म की बात कर रहा हूँ, और इन सबको नहीं मानेंगे, हमारे केवल और केवल एक भगवान होंगे, हम एक भगवान की बात करेंगे, एक भगवान को मानेंगे। ठीक है, जैसे विष्णु, शिवा, राम, कृष्ण और देवी, इनमें एक ईष्ट देव होंगे, उनकी हम पूजा करेंगे। ठीक है, एम्फसाइज लव, सरेंडर एंड इक्वालिटी बिफोर गॉड ओवर रिचुअलिस्टिक ऑर्थोडॉक्सी, रिफ्लेक्टेड मिस्टिकल एक्सपीरियंस, यूनियन ऑफ द सोल विद डिवाइन। ठीक है, तो इनको जो कंसेप्ट था, इनके कंसेप्ट थे वो एक तरीके से रेशनलिस्टिक थे, रेशनल थॉट थे, तभी मतलब उसके अगेंस्ट जो है अपनी आवाज़ उठा पाए। मेजर लिटरेरी फॉर्म्स एंड ऑथर्स, अब देखिए तो तमिल अलवर्स एंड नायनार्स, डिवोशनल हिम्स कंपाइल्ड इन
दिव्य प्रबंधम एंड तेवाराम। तो ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से है कि अलवर्स एंड नैनार्स के समय जो हिम्न्स थे जैसे दिव्य प्रबंधम और तेवाराम में कंपाइल किए गए हैं, तो ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नॉर्थ इंडियन पोइट्स जैसे कबीर में बीजक में उनका मतलब जो मिलते हैं दोहे। ठीक है, तुलसीदास, मीराबाई, सूरदास, गुरु नानक, चैतन्य महाप्रभु, उनने जैसे कबीर ने दोहा में किया, पद तुलसीदास ने किया, और मीराबाई भजन, सूरदास भजन, और गुरु नानक ये सारे अपनी अपनी डिवोशनल फॉर्म को इस्टेब्लिश किया। ब्लेंड ऑफ पोइट्री, म्यूजिक एंड फिलॉसफी ऑफन संग इन गैदरिंग्स लाइक कीर्तन्स एंड भजन्स। नॉर्थ इंडिया में स्पेशली ये सारी चीज़ प्रिवलेंट हुई। इमोशनल एंड ह्यूमनिस्टिक टोन, लिटरेचर सेलिब्रेटेड यूनिवर्सल लव, कंपासन एंड इनर प्योरिटी। तो लिटरेचर सेलिब्रेट किया यूनिवर्सल लव, कंपासन और इनर प्योरिटी। जैसे पहले सेक्रीफाइस होते थे, लेकिन उसी के अगेंस्ट भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हुआ। इसके अगेंस्ट की जो है, आप इस यूनिवर्स में जो भी है, एनिमल है, पेड़ हैं, प्लांट्स, फ्लोरा फौना जो भी है, आप उनको लव करो। ठीक है, सेक्रीफाइस नहीं करना है, उनको सेक्रीफाइस करने से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, कंपासन, एक दूसरे के प्रति मतलब दर्द समझो, दूसरे का दर्द अपना दर्द समझो। इनर प्योरिटी, इनर प्योरिटी होनी चाहिए, जो भी बोलो अंदर भी बोलो वही चीज़ बाहर बोलो। ठीक है, तो इनर प्योरिटी माने हर चीज़ में होना, काम में भी इनर प्योरिटी होना चाहिए। कंडेम्ड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर बायस एंड रिलीजियस बाइगॉटरी। ठीक है, तो कंडेम्ड किया कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को, जैसे वर्ना सिस्टम को स्पेशली यहाँ पर, जैसे वर्ना सिस्टम प्रेजेंट है, तो वर्ना सिस्टम के कारण बहुत सारे यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, आज भी वैसे देखने को मिलता है। ठीक है, जेंडर बायस, जैसे फीमेल के प्रति, वुमेन के प्रति, वुमेन के अगेंस्ट यहाँ पर कंपेन होते हैं। ठीक है, और ऑल ओवर वर्ल्ड में देखें तो बहुत सारे एग्जांपल, लाइव एग्जांपल भी देखने को मिलते हैं। रिलीजियस बाइगॉटरी, रिलीजियस बाइगॉटरी का मतलब ये है, जैसे कहते हैं अंधभक्ति। ठीक है, तो अंधभक्ति नहीं करना है, रेशनल थॉट भी डेवलप करना है रिलीजन के लिए। ठीक है, जैसे आपने यूरोप में देखा होगा कितना ज़्यादा मतलब इनलाइटनमेंट हुआ। ठीक है, इनलाइटनमेंट, रेनेसा, ये सारे पीरियड रिलीजन के अगेंस्ट जो ब्लाइंड फिलॉसफी थी, ब्लाइंड एक तरीके से स्पिरिचुअल नहीं थी, एक ब्लाइंड जो कॉन्सेप्ट था। जैसे चर्च ने बोला था कि जो अर्थ है वो सेंटर में है, और सन जो है उसके चारों तरफ घूम रहे हैं, और ऑल प्लैनेट जो है उसके चारों तरफ घूम रहे हैं। तो इस थ्योरी का नाम था जियोसेंट्रिक। लेकिन वही कॉपरनिकस ने बाद में गैलीलियो ने भी कहा, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करके कॉपरनिकस ने कहा कि नहीं, अर्थ जो है सन के चारों तरफ घूम रही है, और सन के चारों तरफ घूमने के कारण इसको कहते हैं हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। ठीक है, तो सन जो है वो सेंटर में है, और अर्थ और अदर प्लैनेट्स उसके चारों तरफ घूम रहे हैं। ये ट्रुथ बताने के लिए कॉपरनिकस को एग्जीक्यूट कर दिया गया, फांसी पर लटका दिया गया चर्च के द्वारा। ठीक है, लेकिन गैलीलियो ने क्या किया कि एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, टेलीस्कोप को उसने डेवलप किया, लेकिन क्या हुआ, दुनिया के सामने नहीं बताया। सच इसलिए नहीं बताया कि अगर सच बता दूंगा तो फिर मेरा भी वही हाल होगा जो किसका हुआ कॉपरनिकस का। ठीक है, तो घुट घुट के मर गया, लेकिन दुनिया को अपनी सच्चाई नहीं बताई। ठीक है, तो ये गैलीलियो जो है टेलीस्कोप एक बड़ा इन्वेंशन किया, बाद में लोगों ने अंडरस्टैंड किया और चर्च के अगेंस्ट एक मतलब कैंपेन चलाया। ठीक है, बहुत सारे बड़े बड़े फिलासफर हुए, और देखो जो इंडिया में इतना ज़्यादा वो नहीं है। ठीक है, रिलीजन के ब्लाइंडनेस जो फॉलोअर्स हैं इंडिया में, क्योंकि डिवीज़न है इंडिया में, इधर भी डिवाइड है उधर भी, कोई मानता है कोई नहीं मानता। ये तो मतलब फ्रीडम भी है, थोड़ी सी कह सकते हैं, उतना ज़्यादा नहीं है जितना ज़्यादा दुनिया के कंटेक्स्ट में अदर यूरोपियन कंट्रीज़ और अदर जैसे यूएस में भी ऐसे देखने को मिलता है बहुत सारे इंसिडेंट्स। ठीक है, कंट्रीब्यूशन टू इंडियन कल्चर नेक्स्ट देखते हैं क्या क्या कंट्रीब्यूशन है इंडियन कल्चर के लिए। तो सोशल इंटीग्रेशन एंड रिफॉर्म, ब्रिज्ड गैप्स बिटवीन डिफरेंट कास्ट एंड रिलीजन्स, सेंट्स लाइक कबीर एंड गुरु नानक फोस्टर्ड हार्मनी बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम ट्रेडिशंस, प्रमोटेड इगैलिटेरियन एंड इंक्लूसिव एथिक्स। ठीक है, तो सिंपल वर्ड में आप लिख सकते हैं कि सोशल इंटीग्रेशन और रिफॉर्म हुआ,
और हिंदू एंड मुस्लिम ट्रेडिशंस का भी काफ़ी एवोल्यूशन हुआ, और इन्होंने जो है एक तरीके से भाईचारा दिखाया, ठीक है, एक दूसरे के कंसेप्ट को समझा। रिलीजियस डेमोक्रेटाइजेशन, मतलब सबको एक तरीके से फ्रीडम है। शिफ्टेड फोकस फ्रॉम टेम्पल रिचुअल्स टू पर्सनल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, एम्पावर्ड मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ थ्रू डिवोशनल एक्सप्रेशन, ठीक है, एक दूसरे का डिवोशन मतलब समझने लगे, एक दूसरे की भावनाएं समझने लगे। लिंग्विस्टिक एंड लिटरेरी ग्रोथ गेव राइज टू रीजनल लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर्स, जैसे हिंदी में कबीर, तुलसीदास, मराठी में नामदेव, तुकाराम, कन्नड़ा बसवन्ना, ठीक है, तमिल अप्पार और अंडल। तो ये आप एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर सकते हो कि हिंदी में जैसे नॉर्थ इंडिया में कबीर और तुलसीदास थे, मराठी जो भक्ति मूवमेंट के सेंट्स थे जैसे नामदेव और तुकाराम का नाम है, कन्नड़ा में बसवन्ना जैसे कर्नाटका रीजन में जो इन्होंने बसवराज बसवन्ना, ठीक है, और एक फिलॉसफी है उन्होंने, मतलब ये बसवन्ना ने लिखा था। तमिल में अपार और अंडाल, ये वुमेन थी, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा डेवलप किया इस कल्चर को। स्टैंडर्डाइज्ड वर्नाकुलर्स एंड एनरिच्ड पोइटिक ट्रेडिशंस, तो ये मेंशन कर सकते हो। कल्चरल एंड आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंस, इसका क्या इन्फ्लुएंस था? इंस्पायर्ड म्यूजिक जैसे भजन्स, कीर्तन्स, कव्वालीस एंड फोक परफॉर्मेंस। देखो जब यहाँ पर आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं, जैसे पढ़ते हैं कि म्यूजिक, दो टाइप के म्यूजिक हैं, जैसे कर्नाटिक म्यूजिक और एक नॉर्थ इंडिया में कौन सा है वो कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है, कौन सा है। फिलोसफिकल इम्पैक्ट, फिलोसफिकल इम्पैक्ट जैसे प्रमोटेड मोनोथिज्म अपार्ट मतलब अगेंस्ट पॉलीथिज्म, ह्यूमनिज्म, एक दूसरे भाईचारे में रहो, ठीक है, जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है। इमोशनल स्पिरिचुअलिटी, एक दूसरे की रिलीजन, एक दूसरे की सोसाइटी, एक दूसरे की प्रैक्टिस, जो भी है रेसिज्म नहीं करना है। इमोशनल स्पिरिचुअलिटी, सबके प्रति एक तरीके से आदर भाव डेवलप करो। क्रिएटेड अ ब्रिज बिटवीन हिंदू एंड सूफी ट्रेडिशंस, ठीक है, सूफिज्म में बहुत बार मतलब यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा हिंदू और सूफिज्म ट्रेडिशंस के मतलब उसमें, तो इस चीज़ को यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। फॉर्मिंग अ शेयर्ड स्पिरिचुअल इथोस, तो सिंपल पॉइंट्स यहाँ पर दे सकते हो। कंक्लूजन में देखें तो भक्ति लिटरेचर ट्रांसफॉर्म्ड इंडियाज कल्चरल लैंडस्केप बाय डेमोक्रेटाइजिंग रिलीजन, enriching languages and nurturing emotional unity across regions and communities. It stands as a living expression of India's composite spiritual heritage, where devotion became the path to both social harmony and inner realization. तो जो बॉडी है वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए कंक्लूजन में। और जब हम डिस्कस करेंगे ना कौन सा पार्ट, जैसे सोसाइटी का पार्ट, ठीक है, सोशल इशूज़ हो गया, गवर्नेंस हो गया, तो इसके कंक्लूजन देखना कितना इंटरेस्टिंग होंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। बस लेक्चर को आप डे बाय डे फॉलो करना, जो भी वीडियोज़ हैं, और उनके लाइक भी करते चलना है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नहीं सब्सक्राइब किए, और जो बेल आइकन है उसे दबा देना ताकि प्रॉपर वीडियो आपको मिल सके टाइमली। देखो इसको जो है शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो कंपेरिजन करने के उसमें, ठीक है। तो आस्पेक्ट अगर देखें तो लैंग्वेज है वर्नाकुलर लैंग्वेज, इमोशनल और लिरिकल, डेवलपमेंट ऑफ रीजनल लिटरेचर, इसको जो है रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से मेंशन मतलब लिख सकते हो, अपने नोट्स में ऐड कर सकते हो, ठीक है। फिलॉसफी है पर्सनल डिवोशन, इक्वालिटी, सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म। सोसाइटी के बारे में बात करें तो इंक्लूसिव सोसाइटी थी, एंटी कास्ट मतलब एंटी कास्ट था, कास्ट के अगेंस्ट थे, ठीक है। कल्चरल यूनिटी थी। आर्ट में देखें तो म्यूजिक, पोइट्री, टेम्पल ट्रेडिशंस, पॉपुलराइजेशन ऑफ डिवोशनल आर्ट फॉर्म्स, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉक कट आर्किटेक्चर के ऊपर। द रॉक कट आर्किटेक्चर रिप्रेजेंट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ आवर नॉलेज ऑफ अर्ली इंडियन आर्ट एंड हिस्ट्री। डिस्कस, ठीक है, डायरेक्टिव वर्ड है डिस्कस। तो सिंपल आर्ट एंड आर्किटेक्चर का जो एक रॉक कट आर्किटेक्चर है उसका हिस्ट्री यहाँ पर दे सकते हो कि रिप्रेजेंट करता है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ आवर नॉलेज ऑफ अर्ली इंडियन आर्ट एंड हिस्ट्री। ये तो सिंपल है, इसकी जो आप डेफिनेशन भी दे सकते हो, मतलब इंट्रोडक्शन में आप यूज कर सकते हो कि रॉक कट आर्किटेक्चर की हिस्ट्री क्या है और उसे मतलब क्या कैसे कार्व करते हैं। जैसे लिखा रॉक कट आर्किटेक्चर कार्व डायरेक्टली इनटू नेचुरल रॉक फॉर्मेशंस flourished in India from
3rd सेंचुरी BCE टू 8th सेंचुरी CE, जैसे मैंने बोला ना कि मौर्यन पीरियड के समय, जैसे अशोका या फिर जो नागार्जुनी कोंडा, नागार्जुनी जो केव्स थी, कोंडा नहीं, नागार्जुनी केव्स, और बराबर केव थी, ठीक है, वो डोनेशन किया था जैन और बुद्धिस्ट मंक्स को, ठीक है। वहाँ से लेके 8th सेंचुरी CE तक यहाँ पर रॉक कट आर्किटेक्चर का एविडेंस मिलता है। फ्रॉम द मौर्यन टू द गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता पीरियड्स, these monuments are not only masterpieces of engineering and artistry but also vital historical records revealing the evolution of religion, society, polity and aesthetics in early India, ठीक है। तो ये लिख सकते हो यहाँ पर, केवल और केवल हमें वो पॉइंट लिखना है जो हमें डिमांड ऑफ द क्वेश्चन में दिया है, जो भी डिमांड है, ठीक है। बॉडी पार्ट में है, जो भी इंट्रोडक्शन में लिखा उसका रिफ्लेक्शन होना चाहिए बॉडी पार्ट में। जैसे रिलीजियस एंड कल्चरल एवोल्यूशन, जैसे यहाँ पर लिखा है ये रिलीजन, सोसाइटी, पॉलिटी एंड एस्थेटिक्स इन अर्ली इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट हमारा होना चाहिए रिलीजियस एंड कल्चरल एवोल्यूशन। तो बुद्धिस्ट केव्स सच एज बराबर, मौर्य, भजा, कार्ले, अजंता एंड एलोरा शो द ट्रांजिशन फ्रॉम सिंपल चैत्य प्रेयर हॉल्स एंड विहाराज मोनास्ट्रीज टू ऑर्नेट स्ट्रक्चर्स विद स्तूपाज एंड स्कल्पचर्स। अगर ये चीज़ याद ना आए तो आप प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर लेना, जैसे बराबर केव, ऐसे कह देना कि बराबर केव्स डोनेटेड बाई मौर्यन किंग अशोका टू द जैन टू बुद्धिस्ट सेंट्स, बुद्धिस्ट मंक्स, ठीक है। और नागार्जुनी केव बाई बिंबिसार टू द जैन मंक्स, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। और भजा केव, कार्ले केव, अजंता और एलोरा, ये भी एक रॉक कट आर्किटेक्चर है, तो इन्हें भी रॉक कट आर्किटेक्चर से डिफाइन कर सकते हो रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से। लेटर हिंदू, जैसे कैलाश नाथ टेम्पल एट एलोरा एंड जैन केव्स सितनावसल, जैसे सितनावसल जैन केव है तमिलनाडु में, रिफ्लेक्ट रिलीजियस प्लूरलिज्म एंड टेम्पल एवोल्यूशन, ठीक है। द डिपिक्शन ऑफ बुद्धाज लाइफ, बोधिसत्वाज, हिंदू डिटीज एंड जैन तीर्थंकराज शोकेसेस द स्पिरिचुअल एंड आर्टिस्टिक डायनामिज्म ऑफ अर्ली इंडिया। तो ये यहाँ पर बिल्कुल सिंपल वे में आप इनको लिख सकते हो, शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो, ठीक है। आर्टिस्टिक एंड आर्किटेक्चरल सिग्निफिकेंस की बात करें तो रॉक कट मॉन्यूमेंट्स डेमोस्ट्रेट मास्टरी इन स्टोन कार्विंग, प्रोपोर्शन एंड पर्सपेक्टिव, ये है, ठीक है। मुराल की बात करें तो अजंता में जो है पेंटिंग कैसी है, मुराल पेंटिंग रिप्रेजेंट करती है सम ऑफ द फाइनेस्ट स्पेसिमेंस ऑफ एंशिएंट इंडियन पेंटिंग्स रिच इन कलर, इमोशन एंड डिटेल। द ट्रांजिशन फ्रॉम रॉक कट टू स्ट्रक्चरल टेम्पल्स, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम अजंता टू एलिफेंटा टू एलोरा, ठीक है। तो ये क्रोनोलॉजी आप लिख सकते हो, अजंता से एलिफेंटा और एलोरा, ये रिफ्लेक्ट करती है, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो। इतना लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें अगर 10 मार्कर है तो हमें 150 वर्ड में लिखना है, 20 मार्कर 15 मार्कर नॉट 20 मार्कर, 15 है तो हमें 250 वर्ड में लिखना, अपने आंसर को ख़त्म करना है, ठीक है। सोशियो पॉलिटिकल इंसाइट्स की बात करें तो इंस्क्रिप्शंस इन केव्स लाइक नासिक, कार्ले, कन्हेरी mention donors, merchants, monks, guilds, rulers offering evidence of economic prosperity and patronage patterns। तो ये चीज़ें लिख सकते हो इंस्क्रिप्शन में, ये सारी चीज़ें मेंशन कर सकते हो कि ऐसे ऐसे चीज़ें एविडेंस मिलती हैं। रिफ्लेक्ट करते हैं मौर्यन स्टेट क्राफ्ट, जैसे अशोकन एडिक्ट्स इन बराबर हिल्स एंड लेटर सातवाहना एंड गुप्ता इन्फ्लुएंसेस, ठीक है। जैसे हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन देखते होंगे, ठीक है, जो खंडगिरी के है ना। सीन्स ऑफ डेली लाइफ, ट्रेड, कारवान्स एंड कस्टम्स गिव ग्लिम्सेस ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, प्रोफेशंस एंड जेंडर रोल्स। तो ये सिंपल पॉइंट है, आप इन्हें लिख सकते हो। हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंटेशन, बस यहाँ पर ये आपको ध्यान देना है कि आपको हेडिंग में क्या देना है और उसके कंटेक्स्ट में उसको मेंशन क्या करना है, ठीक है। एपिग्राफ्स एंड प्राकृत और संस्कृत इंस्क्रिप्शंस found in caves provide data on dynasties, chronology and languages, serve as primary archaeological evidence for reconstructing political and cultural history, were written text are silent। मतलब क्या है कि जो एविडेंस, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, प्राइमरी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जो है वो रिकन्स्ट्रक्ट करती है, रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए पॉलिटिकल और कल्चरल हिस्ट्री, वो यहाँ पर ये चीज़ नहीं बताती हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर
सिंपल पॉइंट लिखना है, सिंपल वे में लिखना है कि हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंटेशन है या नहीं है उनकी। तो ये मतलब ऐसे लिख देना है, मीडियन पॉइंट, मीडियन लिखना है, एक्सट्रीम पॉइंट नहीं लिखना है, ठीक है। कंक्लूजन भी इसका मेंशन कर सकते हो, दस इंडियाज रॉक कट आर्किटेक्चर इज नॉट merely a testimony to technical skill but also a comprehensive cultural attitude. It illuminates the religious evolution, artistic sensibility, socio-economic conditions and political developments of early India, making it one of the most valuable sources for understanding India's ancient heritage. तो रॉक कट आर्किटेक्चर के बारे में पूरा रिफ्लेक्शन होना चाहिए बॉडी पार्ट का इनटू कंक्लूजन, ठीक है। यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में आप ये लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर सकते हो। जैसे रिलीजन देखें तो अजंता, काली और एलोरा में देखने को मिलता है रॉक कट आर्किटेक्चर, और एवोल्यूशन ऑफ बुद्धिस्ट, हिंदू एंड जैन आर्ट। इकॉनमी की बात करें तो डोनर इंस्क्रिप्शन जैसे गिल्ड्स और ट्रेड नेटवर्क यहाँ पर देखने को मिलता है। पॉलिटिक्स में देखें तो अशोकन एडिक्ट में मिलते हैं जैसे रॉयल पैट्रोनेज और एडमिनिस्ट्रेशन। आर्ट में देखें तो अजंता मुराल्स जैसे एस्थेटिक्स एंड नैरेटिव एक्सीलेंस देखने को मिलता है। आज का लास्ट और 15th क्वेश्चन है, द पला पीरियड इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फेज इन द हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया इन्यूमरेट। ठीक है, अभी देखेंगे कि कैसे कैसे पलास ने बुद्धिज्म को रिवाइव किया अगेन एंड अगेन, ठीक है। तो इंट्रो में पला डायनेस्टी की पला या फिर पाल डायनेस्टी जो भी है, तो इनके थोड़ा सा मेंशन कर देना, इनका टाइम पीरियड कब से कब तक रहा। तो सीधी सी बात है 8th से लेकर 12th सेंचुरी CE तक रहा। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ और डिसइंटीग्रेशन ऑफ हर्षाज एम्पायर, ठीक है। जैसे हर्ष का एम्पायर हुआ तो ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल हुआ बिटवीन इधर नॉर्थ ईस्ट जो ईस्टर्न इंडिया था बाई पलास, ठीक है। नॉर्थ साइड में कौन थे, प्रतिहार, नॉर्थ वेस्ट में प्रतिहाराज और साउथ में राष्ट्रकूटाज। इनके बीच जो टसल हुआ किसको लेके, कन्नौज इतना ज़्यादा फर्टाइल एरिया था, इतना ज़्यादा मतलब फ्लरिश एरिया था और रिमार्केबल यहाँ पर एग्रीकल्चरल सिस्टम। और नॉर्थ वेस्ट जो हमारा नॉर्थ में जाने के लिए जो उत्तर पथ था, सिल्क रूट जहाँ पर ट्रेड सबसे ज़्यादा होता था, वहाँ पर रीच करने के लिए इस मतलब ये बीच में पड़ता था। सबसे ज़्यादा देखें तो मलवा था, ठीक है। उसके अगर ज़्यादा इंपॉर्टेंस की बात करें तो उससे ज़्यादा कन्नौज हो चुका था, इसलिए कन्नौज को लेके यहाँ पर ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल हुआ बिटवीन दीज थ्री डायनेस्टीज, ठीक है। पाल डायनेस्टी, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट डायनेस्टी, ठीक है। तो पाल पीरियड के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पाल डायनेस्टी 8th to 12th सेंचुरी CE विच रूल्ड ओवर बंगाल एंड बिहार, ठीक है, रिप्रेजेंटेड द लास्ट ग्रेट फेज ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया। द पलाज नॉट ओनली रिवाइव्ड एंड पैट्रोनाइज्ड बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूशंस but also transformed Eastern India into a major center of Buddhist learning and art that influenced the entire Buddhist world, ठीक है। तो साउथ ईस्ट एशिया, नॉर्थ बुद्ध जो तिब्बतन है, ये यहाँ सब फ्लरिश हुआ। कौन फ्लरिश किया, पलाज ने। रॉयल पैट्रोनेज एंड रिवाइवल ऑफ बुद्धिज्म, बॉडी में क्या लिखना है, रॉयल पैट्रोनेज एंड रिवाइवल ऑफ बुद्धिज्म। जैसे पलाज रूलर्स लाइक गोपाल, धर्मपाल एंड देवपाल वर डिवोट महायानिस्ट, though they also supported other faiths like Tantrism. Their reign marked a revival of Buddhism after its decline in North India following the Gupta period. Buddhism under the Palas evolved into Vajrayana and Tantrayan forms, blending mysticism and ritualism, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, पलाज ने दो सेक्ट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस था। वज्रयान एक तो नॉर्थ जो साउथ ईस्ट एशिया में फ्लरिश हुआ, और तंत्रयान, ठीक है, तंत्रयान बुद्धिज्म जो मतलब आप आज भी जो इसे म्यांमार में देखने को मिलता है, ठीक है, फॉलोअर्स हैं तंत्रयान के। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मोनास्टिक यूनिवर्सिटीज जैसे नालंदा, विक्रमशिला, उदंतापुरी, सोमपुरी और जगद्दला। तो ये जो है इनका प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इनको याद रख लेना। नालंदा को कौन मतलब बनवाया था, वो गोपाल, ठीक है। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी नहीं, धर्मपाल, ठीक है। और यहाँ पर जो गुप्ता पीरियड के गुप्ता पीरियड ने नालंदा यूनिवर्सिटी को बनाया था। उसके बाद जो गोपाल थे, जो पाल डायनेस्टी के रूलर,
उसने क्या किया कि इसको रिवाइव किया। ठीक है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को फाउंड किया धर्मपाल ने। इसको पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना। ठीक है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। उदंतापुरी, सोमपुरिया, जगतदला, ये भी यूनिवर्सिटी थी, इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज़। ठीक है, तो ये कल्चरल और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं इनके बारे में याद रखना। उस समय की एंशियंट और ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज़ थी। ठीक है, दीज मोनास्ट्रीज अट्रैक्टेड स्टूडेंट्स फ्रॉम तिब्बत, नेपाल, चाइना एंड साउथ ईस्ट एशिया, स्प्रेडिंग इंडियन बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस अब्रोड। डेवलपमेंट ऑफ बुद्धिस्ट आर्ट एंड आर्किटेक्चर। Pala School of Art, Nalanda style, represented the final classical phase of Indian sculpture. फीचर्स क्या हैं? ग्रेसफुल फिगर्स, डेलिकेट ऑर्नामेंटेशन एंड ब्लेंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड रियलिज्म। एग्जाम्पल के लिए ब्लैक बेसाल्ट बुद्धा एंड बोधिसत्व इमेजेस ऑफ बंगाल एंड बिहार। इनके बारे में मैं आपको बहुत डिटेल में अच्छे से बताऊंगा जब मैं बीच बीच में वीडियो अपलोड करता रहूँगा। ठीक है, सोमपुरा महाविहार इन प्रेजेंट डे बांग्लादेश स्टैंड्स। जैसे आपने सोमपुरा महाविहार, इसके बारे में अगर देखें तो बुद्धगुप्त इंस्क्रिप्शन है उसमें देखने को मिलता है। ठीक है, कि पला पीरियड कैसा था। स्टैंड्स एज ए मोनूमेंटल एग्जाम्पल ऑफ बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर, लेटर इंस्पायरिंग टेम्पल्स इन बर्मा एंड जावा। ठीक है, स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म अब्रोड, कैसे स्प्रेड हुआ? पाल मॉन्क्स एंड स्कॉलर्स लाइक अतीश दीपांकर कैरीड बुद्धिस्ट टीचिंग्स टू तिब्बत, लीडिंग टू द तिब्बतन बुद्धिस्ट रेनेसा। ठीक है, स्ट्रेंथन इंडो तिब्बतन कल्चरल एंड रिलीजियस कनेक्शंस एंड पला पीरियड द सर्व एज ब्रिज बिटवीन इंडियन एंड ट्रांस हिमालयन बुद्धिज्म। तो तिब्बत, जापान और मतलब यहाँ से गया, जैसे तिब्बत, यहाँ से पाल पीरियड ने पहले तिब्बत भेजा, उसके बाद यहाँ पर साउथ कोरिया गया, साउथ कोरिया के थ्रू फिर यहाँ पर जापान गया। तो ऐसे कर करके पहले तिब्बत, फिर देन चाइना, देन साउथ कोरिया, देन जापान। ठीक है, ऐसे धीरे धीरे करके फ्लरिश हो गया। यहाँ पर है तिब्बतन बुद्धिज्म। ठीक है, ऊपर जाएंगे तो सेंट्रल एशिया में, यहाँ पर जाते जाते कुषाण ने सबसे ज़्यादा किसका फ्लरिशमेंट किया? सेंट्रल एशिया में महायान बुद्धिज्म का। ठीक है, इधर जो है पला पीरियड ने इधर म्यांमार की तरफ देखें तो म्यांमार से सीधा साउथ ईस्ट एशिया जाते जाते इंडोनेशिया, जावा, यहाँ पर जाते जाते क्या है? वज्रयान बुद्धिज्म, तंत्रयान बुद्धिज्म का फ्लरिशमेंट। तो ऐसे मतलब यहाँ पर मैप में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, लिटरेरी एंड स्कॉलरली कंट्रीब्यूशंस की बात करें तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट ऑन लॉजिक, फिलॉसफी एंड तंत्र वर कंपोज्ड और प्रिजर्व इन पाल यूनिवर्सिटीज। द वज्रयान लिटरेचर flourished during this period, reflecting philosophical depth and ritual complexity. इसके कंक्लूजन में मेंशन कर सकते हैं कि पाल पीरियड मार्क द फाइनल फ्लरिशिंग ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया, पॉलिटिकली सपोर्टेड, इंटेलेक्चुअली वाइब्रेंट एंड आर्टिस्टिकली रिच। देखो यहाँ पर ये पॉइंट हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी एग्जामिनर के माइंड में ये इम्पैक्ट डालती हैं कि जो भी है, जो राइटर है, एस्पिरेंट है, वो सारी चीज़ों को एक तरीके से बेस्ट अंडरस्टैंड करता है अपने स्टडी में। जैसे लिखता है पॉलिटिकली सपोर्टेड और इंटेलेक्चुअली वाइब्रेंट एंड आर्टिस्टिकली रिच। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आप भी मेंशन कर सकते हैं इनको। थ्रू इट्स मोनास्ट्रीज, आर्ट एंड ट्रांसनेशनल एक्सचेंजेस, इट इंश्योर्ड दैट वाइल बुद्धिज्म डिक्लाइंड इन इंडिया लेटर, इट स्पिरिट्स एंड स्कॉलरशिप कंटिन्यू टू थ्राइव अक्रॉस एशिया। तो ये यहाँ पर आप लिख सकते हो इसके कंक्लूजन। सिंपल अगर आपको यहाँ पर रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो रिलीजन लिख सकते हो, पैट्रोनेज टू महायान एंड वज्रयान बुद्धिज्म स्प्रेड हुआ। ठीक है, एजुकेशन की बात करें तो यूनिवर्सिटी नालंदा एंड विक्रमशिला लाइक। आर्ट की बात करें तो पाल स्कूल ऑफ स्कल्पचर एंड सोमपुरा महाविहार। ग्लोबल इम्पैक्ट जैसे स्प्रेड टू तिब्बत, साउथ ईस्ट एशिया वाया अतीसा। लिटरेचर की बात करें तो ग्रोथ ऑफ तांत्रिक एंड फिलोसफिकल बुद्धिस्ट टेक्स्ट। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। हमने 5 क्वेश्चन बहुत डिटेल में डिस्कस किया और आपको काफ़ी मज़ा भी आया होगा। ठीक है, बहुत सारे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू हमने देखे, प्रीलिम्स के पॉइंट्स देखे और यहाँ पर बहुत सारे उसके अलग से पॉइंट्स देखे कि हम इन चीज़ों को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे से। ठीक है, नेशनल इंटरनेशनल जो भी है हमारा मल्टी डायमेंशनल इंटरपर्सनल स्किल होना चाहिए, रिफ्लेक्ट होना चाहिए अपने मेंस के आंसर लिखने में जब आप लिख रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ठीक है, तो ब्रॉड यहाँ पर थिंकिंग होना चाहिए, ब्रॉड थॉट्स होना चाहिए अबाउट व्हेन यू आर राइटिंग योर आंसर और यू आर प्रैक्टिसिंग योर आंसर। ठीक है,
तो चलिए इसी बात पर हम अपनी लेक्चर को ख़त्म करते हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर भी करिए ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा ले सकें। ठीक है, तो चलिए यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।